तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग आपको बैंक के सारे एरियाज की तैयारी करवा रहे हैं और एसबीआई पीओ 2020 का आपका सपना पूरा करने की कोशिश में है। तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। वहाँ पर फाइनेंस से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती हैं, तो आपको वो फाइनेंशियल टर्म्स पता होनी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल टर्म्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ बैंकिंग एंड एटीएम। बैंकिंग के क्या प्रकार हैं, किस तरह की बैंकिंग हो सकती है और किस तरह की जो है एटीएम है। आपने सुना होगा एग्जाम में पूछा जाता है वाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम। तो आज हम वो सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको आज वही फाइनेंशियल टर्म सिखाई जाएंगी और इतने अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बैंकिंग की। बैंकिंग में आप लोग जानते हैं बैंक क्या है। बैंक एक ऐसा आपके पास इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था कह लीजिए, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप अपना पैसा जमा करवाते हैं और वहां से आप लोग लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में पैसा जो है लेते हैं। आपको ब्याज, लोन अगर आप लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा और अगर आप सेविंग्स करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, तो आपको ब्याज मिलता भी है। बैंक तो बेसिकली आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपके बैंक में अकाउंट भी होंगे। लेकिन बैंक से संबंधित कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। तो आज उसी टर्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली टर्म देखते हैं स्कीमिंग। तो स्कीमिंग का मतलब क्या है? ये वर्ड टर्म जो है इसका नाम है स्कीमिंग। आप लोगों ने कार्ड देखा होगा, एटीएम कार्ड, ठीक है, जिसे जनरली डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। उसके पीछे पहले एक मैग्नेटिक स्ट्रिप आती थी यहाँ पर, ये जो ब्लैक रंग की एक स्ट्रिप होती थी। अब देखिए, आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट पे बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दिया, आपके नाम पर एटीएम कार्ड आपको जारी किया, एक एटीएम कार्ड आपको मिला है, ठीक है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपको मिला है, उसके बैक साइड पे मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ठीक है। आज के टाइम पे तो चिप वाले आ गए हैं, लेकिन एक समय था जब मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड चला करते थे। मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर क्या है, वहां से डेटा, जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है, इस मैग्नेटिक स्ट्रिप से क्या की जाती है, स्टील कर ली जाती है या फिर चोरी कर ली जाती है। और जो खाता धारक है, जो अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट से जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया जाता है उसकी मर्जी के बिना। यानी कि यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसको वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आपके खाते से अगर कोई अन्य व्यक्ति आपकी बिना अनुमति के, आपके कार्ड के ना होते हुए भी आपके एटीएम से, अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे, तब हम कहेंगे स्कीमिंग। और यहाँ उसने विड्रॉ कैसे किया, इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के माध्यम से हुई चोरी को कहा जाता है स्कीमिंग। तो आई होप क्लियर होगा कि डेबिट कार्ड के पास जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, एटीएम कार्ड में जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, वहां से इंफॉर्मेशन को चोरी करके किसी के खाते से उसके बिना अनुमति के पैसों को निकालना स्कीमिंग कहलाता है। तो ये तो था पहला टर्म। दूसरा टर्म है हमारे पास फिशिंग। फिशिंग क्या कहते हैं? स्कीमिंग तो हमने समझ लिया कि डेबिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप से सूचना को चुराना। फिशिंग क्या है कि ऑनलाइन या किसी वेबसाइट से, ऑनलाइन या वेबसाइट पर अगर आप, कोई ऐसी साइट है, कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, एटीएम पिन, ये सब इंफॉर्मेशन डालते हैं और वहां से वो इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। वो इंफॉर्मेशन देखिए, मेन अकाउंट में पेमेंट जब भी आप लोग करते हैं, आजकल तो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, कार्ड नंबर, ठीक है, एक्सपायरी या वैलिड कब तक है, सीवीवी नंबर और खाता धारक का या जिसके नाम पे डेबिट कार्ड है उसका नाम।
यही सूचना अगर आप किसी भी साइट पर डालते हैं पेमेंट करने के लिए और वहां से ये सूचना चोरी हो जाती है, स्टील हो जाती है वहां पर, और ये सूचना किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो आपके खाते से पैसे निकाल लेगा, तब ऐसी टर्म को कहा जाता है फिशिंग। यहाँ पर ऑनलाइन और वेबसाइट्स के जरिए जो है डेटा को चोरी किया जाता है। यहाँ पर जो चोरी होगी वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के कारण होगी, तब हम कहेंगे स्कीमिंग है। और जब फिशिंग का मतलब आपने किसी ऑनलाइन साइट पर, कहीं ऑनलाइन किसी आपने लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन पुट की और वहां से वो इंफॉर्मेशन चोरी हो गई, तब हम कहेंगे उस ऐसी चोरी को कहा जाता है या ऐसी फ्रॉड को कहा जाता है फिशिंग। और ये आजकल ज्यादा चलता है फिशिंग, क्योंकि हम लोग हर जगह पेमेंट करने के लिए, जैसे कोई पीडीएफ बाय करना है, कोई बुक बाय करनी है, तो हम वहां पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, ये सब डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई हैकर, कोई अदर थर्ड पार्टी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से स्टील कर ले और आपके कार्ड से पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर बात करें ओटीपी की, जनरली पेमेंट के बाद वन टाइम पासवर्ड पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन वन टाइम पासवर्ड तो उसी नंबर पर आएगा जो नंबर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। इस केस में फिशिंग नहीं होती, लेकिन कुछ लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो वहां पर क्या है, डेटा जो है वो सीधा स्टील हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकती है, और ऐसी स्टीलिंग को कहा जाता है फिशिंग। तो ये थी दो टेक्निकल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स। आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे बैंकिंग की, कि बैंकिंग कैसी होगी, क्या क्या तरह, किस किस तरह की बैंकिंग हो सकती है, या किस किस तरह की बैंकिंग की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक बैंकिंग है, बेसिक बैंकिंग क्या है, लॉबी बैंकिंग। अब हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग के टाइप्स। लॉबी बैंकिंग, लॉबी का मतलब क्या होता है, कोई रूम, कोई कमरा, कोई ऐसी जगह जहां पर एटीएम, डिपॉजिट मशीन, पासबुक प्रिंटिंग, चेक डिपॉजिट, ऐसी एक लॉबी, ऐसा एक कमरा जहां पर ये सारा काम हो सके, उसे कहा जाता है लॉबी बैंकिंग, ठीक है। आप लोग देखते हैं आजकल, एक कहीं पर भी जाएंगे, एक जहां पर भी एटीएम होगा, बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने एटीएम के साथ साथ डिपॉजिट मशीन्स लगाई हैं, वहीं पर पासबुक प्रिंटिंग भी हो सकती है, वहीं पर चेक्स डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर एक ही जगह पर हो, तब हम इसे कहते हैं लॉबी बैंकिंग। या अगर आप बैंक के अंदर जाते हैं, वहां पर भी अलग अलग सेक्शन बने होते हैं जहां पर ये काम हो सकता है, तब उसे कहा जाता है लॉबी बैंकिंग। तो लॉबी बैंकिंग का मतलब ही क्या है, कि एक जगह पर, जहां किसी लॉबी में, किसी कमरे में ये सारा काम एक साथ हो, चाहे वो एक बड़ा ऑफिस हो, चाहे वो एक छोटा सा एटीएम सेक्शन हो जहां पर ये सभी मशीनें लगाई गई हो। तो ये थी पहली लॉबी। से आपको याद रखना है, लॉबी का मतलब एक कमरा, और जब एक कमरे के अंदर सारा बैंक का काम हो जाए, बैंक का बेसिकली काम क्या है, सेविंग, हम पैसा जमा करवाते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, मशीन्स के जरिए भी आजकल पैसा डिपॉजिट हो जाता है, एटीएम के माध्यम से पैसा विड्रॉ हो जाता है, पासबुक प्रिंटिंग के लिए मशीन्स बनी है, चेक डिपॉजिट करने के लिए मशीन्स बनी है। तो जब बेसिकली सारा काम एक ही जगह पर हो, किसी एक कमरे में हो, तब कहा जाएगा उसे लॉबी बैंकिंग। आपको याद रखना है, लॉबी बैंकिंग मतलब एक कमरे में सारी व्यवस्था या सारी बैंकिंग गतिविधियों का होना इज लॉबी बैंकिंग। सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास मोबाइल फोन बैंकिंग। मोबाइल फोन बैंकिंग, अभी अगर आपको कुछ को याद हो तो कुछ समय पहले एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये टर्म का फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा अभी एक जो है
फोन्स के लिए *999*123#, ऐसे करके एक नंबर चलाया गया था कि जो फोन्स ऐसे मॉडल हैं जिनमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके माध्यम से भी बैंकिंग हो पाएगी। जब मोबाइल फोन में इंटरनेट ना होने के बावजूद अगर आप बैंकिंग कर पाएंगे, अगर आप अपना अकाउंट चेक कर पाए, कितना डिपॉजिट है, कितना सेविंग्स हुई है, क्या कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो सारी बैंकिंग यदि मोबाइल फोन से हो जिसमें इंटरनेट भले ही हो या ना हो। जैसे नोकिया 1100 है। अब नोकिया 1100 तो सभी ने एक समय में इस्तेमाल किया होगा। इसमें इंटरनेट नहीं चलता था। इंटरनेट नहीं चलता था तो जिनके पास आज के समय में बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास इंटरनेट वाले फोन नहीं है। ऑल्दो फोन बहुत सस्ते भी हैं, चाइनीज फोन है जो बहुत सस्ते जिनमें इंटरनेट की सुविधा होती है, लेकिन जिन लोगों के पास ऐसे फोन है वो लोग भी बैंकिंग कर सके तो वहां पर आपको ऐसा एक नंबर दिया गया था जिससे आप बैंकिंग कर सकते हैं। तो उस बैंकिंग को अगर ऐसे फोन से बैंकिंग की जाए जिसमें इंटरनेट की सुविधा ना हो तब कहेंगे हम मोबाइल फोन बैंकिंग। ठीक है, तो मोबाइल फोन यानी कि बिना इंटरनेट के। और जब फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करके बैंकिंग की जाएगी तब उस बैंकिंग को क्या कह दिया जाएगा? उस बैंकिंग को कहा जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, या फिर शॉर्ट में नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग यानी कि अब आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? करेंगे फोन से ही, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आवश्यक कंपोनेंट क्या है? इंटरनेट की सुविधा होना जरूरी है, चाहे वो फोन में हो, चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जिसमें भी हो। तो वहां पर जहां इंटरनेट की आवश्यकता के साथ, इंटरनेट की उपयोगिता के साथ, इंटरनेट के यूज के साथ बैंकिंग की जाए, सेविंग्स की जाए, डिपॉजिट्स किए जाए, आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन में कितना पैसा कटा है, कहां पर कटा है, जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के माध्यम से फोन पर प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर पर प्राप्त करते हैं, तब कहलाता है वो इंटरनेट बैंकिंग। तो अभी तक हमने बात की स्किमिंग की, मैग्नेटिक स्ट्रिप के माध्यम से इंफॉर्मेशन को स्टील करना या चोरी करना। फिशिंग की बात की, ऑनलाइन या वेबसाइट माध्यम से जो कार्ड का डेटा है उसको चुराना। उसके बाद हमने बात की मोबाइल फोन बैंकिंग की, लॉबी बैंकिंग की और इंटरनेट बैंकिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल वैन बैंकिंग। मोबाइल वैन बैंकिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल का मतलब आपके मोबाइल फोन से नहीं है। मोबाइल वैन, मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलने फिरने वाला। इसीलिए जो फोन है, एक फोन था लैंडलाइन, एक था मोबाइल। लैंडलाइन का मतलब वो एक ही जगह पर स्थित रहेगा या कुछ दूरी तक लेकर जा सकते हैं। मोबाइल फोन का मतलब है ऐसा फोन जो आपके साथ कहीं पर भी जा सकता है और उसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आप उसका इस्तेमाल, अगर आप कर्नाटक में रहते हैं तो आप पंजाब में आके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जम्मू में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम, मणिपुर, कहीं पर भी आपके साथ वो फोन जाएगा। इसीलिए कहते हैं मोबाइल, मतलब चलने फिरने वाला या आपके साथ कहीं पर भी पहुंच सके। इसी प्रकार मोबाइल वैन बैंकिंग क्या है? अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे राज्यों ने, जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, तो ये सुविधा दी कि जो लोग एटीएम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो एक वैन है जिसमें एटीएम फिट किया जाएगा, एक लैपटॉप के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन, एक डेस्कटॉप में सारी इंफॉर्मेशन डालकर उस वैन में डाला जाएगा, एक गाड़ी में डाला जाएगा और वो गाड़ी हर एरिया में जाएगी और जिसको भी जरूरत होगी वो व्यक्ति, उस घर के पास अगर वो वैन आई है तो व्यक्ति उस वैन में जाकर अपना एटीएम डालकर, डेबिट कार्ड डालकर जो है बैंकिंग का ऑपरेशन कर सकता है। तो वहां पर व्यक्ति को एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जब वो सारा बैंकिंग सिस्टम एक वैन के माध्यम से आप तक पहुंचे तब हम कहेंगे मोबाइल वैन बैंकिंग। यानी कि एक वैन यानी कि एक गाड़ी के माध्यम से जब सारा बैंकिंग सिस्टम आप तक पहुंच जाए तो उसे कहेंगे मोबाइल। अब वो मोबाइल इसलिए है क्योंकि वो बैंक चलकर आप तक आया है या चलकर अन्य व्यक्ति तक जाएगा। तो आपको अगर बैंक जाना पड़ता तो वो तो लॉबी बैंकिंग हो गया, लेकिन अब बैंक आप तक आ रहा है, आपके घरों तक पहुंच रहा है, किसी नियरेस्ट जगह पर पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या कहेंगे? मोबाइल वैन बैंकिंग। एक गाड़ी में बैंकिंग का सारा सिस्टम आप तक पहुंचाया जाए, ये है मोबाइल वैन बैंकिंग। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट टर्म है हमारे पास IMPS। IMPS में जिसकी फुल फॉर्म है वो इससे बनी है, इमीडिएट, P से है आपका पेमेंट, S से है आपका सर्विस, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट का मतलब है साथ के साथ। आपने सुना होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे किस पर काम करते हैं? IMPS पर। गूगल पे से आपने यहां से, आप बैठे हैं बिहार में और मैं बैठा हूं चंडीगढ़ में, आपने वहां से 1000 रुपया मुझे भेजा। पहले अगर आप लॉबी बैंकिंग करेंगे तो क्या होगा, आप बैंक जाएंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, वो पैसा शाम को क्लियर होगा, मेरे अकाउंट में आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, हो सकता है मुझे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इंतजार करना पड़े कि आप बैंक में जाएंगे, कब आपका नंबर आएगा, कब आप फॉर्म भरेंगे, बैंक में आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, उसके बाद मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन ऐसे जो चैनल्स हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये क्या काम करते हैं? IMPS में काम करते हैं। IMPS यानी कि इमीडिएटली पेमेंट जो है वो हो जाएगा। आपने इधर से 1000 रुपया सेंड किया और इधर से मुझे 1000 रुपया साथ के साथ 5 से 10 मिनट से भी कम समय में पैसे तो साथ ही आ जाता है, यानी कि आप 10 सेकंड के अंदर अंदर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप पेटीएम करते हैं, आपने पेटीएम के अकाउंट में पैसा डाला, उसके बाद पेटीएम से पेमेंट आप किसको करना चाहेंगे, इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा। अभी आपने नाम सुना होगा फास्टैग। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था फास्टैग लगाना। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो जैसे पेटीएम फास्टैग था, यानी कि आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे होंगे, आप टोल पर जाएंगे, आपके पेटीएम से पैसा कट जाएगा, आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे काम क्या थे, IMPS के माध्यम से होते हैं, जहां पर पेमेंट जो है वो इमीडिएट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको समय लगेगा, और आप घर बैठे भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये एक और टाइप की बैंकिंग है जिसमें ये मेन ऐसे सोर्सेज है। इसके अलावा और भी सोर्सेज है जैसे मोबीक्विक है, लेकिन मेन जो बहुत प्रचलित है गूगल पे, पेटीएम और फोन पे, ये काम करते हैं आपके जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर। फोन पे में पीई वाला पे, ठीक है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, तो ये सारे काम करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे, यानी कि इमीडिएटली पेमेंट। अगर आपको बहुत जरूरत है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, आपको 10,000 की आवश्यकता है, अब अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे बैंक जाके पैसा जमा करवाओ तो काफी समय लगेगा। अगर कोई व्यक्ति गूगल पे से आपको 10,000 रुपीज करेगा तो आपको इमीडिएटली आपके खाते में आ जाएंगे और आप विड्रॉ करके डॉक्टर्स के लिए, मेडिसिन के लिए वो पैसा दे सकते हैं। तो इसलिए ये IMPS जो है ये प्रणाली को लाया गया। तो ये तो था आपके पास टाइप ऑफ बैंकिंग। मैं एक बार फिर से आपको सभी चीजों के नाम लिख दूंगा ताकि आपको दोबारा से एक बार बता दिया जाए, जिसको आप कभी भूले नहीं, हमेशा याद रखें। तो हमने सबसे पहले बात की थी नंबर 1 स्कीमिंग। अब तो आप लोग भी जान गए होंगे स्कीमिंग क्या है। मैग्नेटिक स्ट्रिप बताया था आपको कि डेबिट कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्रिप से इंफॉर्मेशन चोरी करना। नंबर 2 फिशिंग। फिशिंग का मतलब कि आप लोगों के, आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली और वो इंफॉर्मेशन किसी और को पता लग गई। जैसे आप लोग देखते हैं कई बार फ्रॉड कॉल्स भी आती हैं कि सर हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, अगर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, अपना कार्ड का नंबर दें। और अगर आप कभी किसी बैंक में फोन करेंगे तो आपसे हमेशा पहले जो है ऑटोमेटिक एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बैंक कभी भी आपका CVV नंबर, कार्ड नंबर नहीं पूछता है। लेकिन कुछ फ्रॉड्स ऐसी इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं ताकि आपके कार्ड का इस्तेमाल वो कर सके पेमेंट विड्रॉ करने के लिए। नंबर 3 हमने पढ़ा लॉबी बैंकिंग। यदि हम बैंक में जाएं और बैंकिंग का काम वहां पर करें, किसी एक कमरे में, किसी एक ऑफिस में जाकर बैंकिंग को तो कहा जाएगा लॉबी बैंकिंग। 4th हमने पढ़ा मोबाइल फोन बैंकिंग, यानी कि UIID से, ठीक है,
जो मैंने आपको बताया था *99#, ये UIID नंबर है, इसके माध्यम से बैंकिंग करना। पांचवा हमने पढ़ा था इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि फोन में इंटरनेट के माध्यम से लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर अगर बैंकिंग की जाए तो इंटरनेट बैंकिंग कहलाएगी। नंबर 6 हमने पढ़ा मोबाइल वैन बैंकिंग, यानी कि अगर बैंक आप तक पहुंचे, आपके घर पर बैंक आए, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो। नंबर 7 हमने पढ़ा IMPS, जिसमें हमने बात की गूगल पे की, फोन पे की और पेटीएम की, जहां पर पेमेंट बिल्कुल साथ के साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थे। एक और बैंकिंग होती है पैरा बैंकिंग। पैरा पैरा बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग तो आप लोग समझ गए हैं, सेविंग करना, डिपॉजिट करना, लोन्स लेना, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट लेना, FD करवाना, टर्म डिपॉजिट, RD करवाना, ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हैं बेसिक। पैरा बैंकिंग क्या है? कुछ बैंक्स होते हैं जो कि किसी एक प्राइवेट कंपनी या अपने ही किसी पार्टनर या पेरेंट कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं, क्या है, बॉन्ड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने नाम सुना होगा PNB, मेटलाइफ, ये क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अपने बैंकिंग का काम तो करेगा ही, सेविंग्स लेगा, लोग जो है लोगों को लोन प्रदान करेगा, डिमांड डिपॉजिट्स लेगा, FD करेगा, RD करेगा, ये सारे काम करेगा, लेकिन साथ साथ क्या है, अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी सेल करेगा, अपने कस्टमर्स को हाउसिंग फाइनेंस भी देगा। ठीक है, जब कोई बैंक अपना काम करने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करे, जैसे होम लोन्स, इंश्योरेंस, पॉलिसीज, ठीक है, तो ये जब ऐसे काम करेगा तब कहा जाएगा बैंक, क्या कहे, वो वाली बैंकिंग कहलाएगी पैरा बैंकिंग। यानी कि पैरा का मतलब है बैंक के साथ साथ अन्य काम करना। जैसे मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली LIC के अंडर है, ठीक है, LIC करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अलग से है। लेकिन जब बैंक्स भी अपने किसी पार्टनर कंपनी के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं ऐसी बैंकिंग पैरा बैंकिंग है। यानी कि बैंक अपना काम करने के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी कर रहा है, औरों के प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दे, तब हम कहेंगे पैरा बैंकिंग हो रही है। तो ये हमारी 8 टर्म्स है जो बैंकिंग से संबंधित है। यहाँ तक हमने बात की बैंकिंग की। अब हम लोग बात करेंगे ATMs की। ATM किस किस प्रकार के हैं और कौन कौन से ATMs हैं और क्या क्या उनका काम रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ATM की फुल फॉर्म आई होप पता ही होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बच्चे कई बार एग्जाम में ऑटोमेटिक भी लिखाते हैं, ऑप्शन दिया होता है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। बच्चे ऑटोमेटिक समझते हैं कि एक और ऑटोमेटिक नहीं है, वहां पर ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये है ATM की फुल फॉर्म। अब ATM तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कोई भी एक ऐसी मशीन, ठीक है, जिसके यहाँ पर आपके पास कीपैड होगा, यहाँ पे आपको कार्ड डालने की सुविधा होगी, यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन होगी और वो स्क्रीन पे आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर है, यहाँ पर आपके पास कीपैड रहेगा, यहाँ आप कार्ड डालेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती रहेंगी और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखते रहेंगे। ये तो आपको पता लग गया, एक ATM मशीन सभी ने देखी भी होगी और यही एक ATM है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता होगा। लेकिन ATMs के टाइप क्या क्या है देखिए, आप देखते हैं PNB का ATM, SBI का ATM, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का ATM होता है। एक होता है वाइट लेबल ATM और एक आपके पास होता है ब्राउन लेबल ATM। ब्राउन लेबल
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाइट लेबल एटीएम की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो व्हाइट लेबल एटीएम होगा क्या कि जब कोई ऐसा एटीएम, देखिए पहले हम दोनों के जैसे एक ही बात कर लेते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम, ऐसा कोई भी एटीएम जो किसी प्राइवेट कंपनी, जिसका लाइसेंस प्राइवेट कंपनी को मिला हो या किसी कॉरपोरेट को मिला हो, ये जो है लाइसेंस अथॉरिटी है, ठीक है। एटीएम ऑपरेट करने का जो लाइसेंस है वो प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट को दिया जाता है, और ये कंपनीज उस एटीएम को रेंट पर, किराए पर दे देती हैं किसको, बैंक को। कि मान लीजिए किसी एक ऐसी नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन है जिसके पास लाइसेंस है एटीएम संचालन करने का, तो वो अपना जो एटीएम है वो रेंट दे देगी एक बैंक को। मान लीजिए उसने पीएनबी को रेंट पर दे दिया कि आपके जितने भी कार्ड होल्डर हैं वो हमारे एटीएम का इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकते हैं, तब हम कहेंगे व्हाइट लेबल एटीएम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइसेंस होगा वो प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट के पास होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम की, ब्राउन लेबल एटीएम में जो लाइसेंस है वो किसके पास होगा, बैंक के पास होगा। यहाँ पर लाइसेंस बैंक के पास होता है एटीएम ऑपरेट करने का, लेकिन एटीएम को कोई थर्ड पार्टी मैनेज करती है, यानी कि इस एटीएम की देखरेख, इसकी संभाल, इस पे कैश रहे, ये सारा जो काम है ये किसी थर्ड पार्टी के पास होता है इसको मैनेज करने का, लेकिन एटीएम ऑपरेट करने का जो लाइसेंस है वो बैंक के पास रहेगा। यानी कि जब बी फॉर बैंक के पास लाइसेंस हो तब एटीएम बी फॉर ब्राउन कहलाएगा, और जब किसी प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट के पास लाइसेंस हो और वो किसी बैंक को किराए पर वो एटीएम इस्तेमाल करने के लिए दे, तब उसको कहा जाएगा व्हाइट लेबल एटीएम। आई होप आपको क्लियर होगा कि लाइसेंस बी फॉर बैंक के पास तो एटीएम बी फॉर ब्राउन, और लाइसेंस जब प्राइवेट कंपनी के पास तो जो एटीएम का वो व्हाइट लेबल एटीएम कहलाएगा। इसी के साथ हम आज का लास्ट टर्म देखते हैं। तो आज का लास्ट टर्म है एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शंस। अब एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शंस होती क्या है, देखिए आपने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं, मशीन में हमने कार्ड, डेबिट कार्ड जो डाला और वहां से सिर्फ स्लिप निकल कर आई, पैसे नहीं निकल कर आए, तो वहां पर क्या हुआ, एटीएम की ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गई, ठीक है। वहां पर लिखा देता है एरर 0007, कुछ में 008, तो वो एरर दिखाई देता है, यानी कि आपने कार्ड डाला और वहां पर स्लिप जनरेट हुई, अमाउंट या पैसा कैश नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां पर क्या कहा जाता है, एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन। रिसेंटली जो आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है सभी बैंक्स को कि जो एटीएम फेल ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांजैक्शन एटीएम द्वारा फेल हो गई है, उनका, जैसे आप जानते होंगे ट्रांजैक्शन की लिमिट है कि एक महीने में आप 5 बार विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल बैलेंस चेक करते हैं या आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो इन दोनों केसेस को उन 5 ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने स्लिप एटीएम डाला, पैसे निकलवाने के लिए डेबिट कार्ड डाला और कार्ड से पैसा नहीं निकला, वहां पर लिखा गया सॉरी ट्रांजैक्शन फेल्ड, तो ट्रांजैक्शन फेल्ड यानी कि वो ट्रांजैक्शन आपकी 5 ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगी।
इसे कहा जाता है एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन। जब कार्ड डालने के बाद कैश या जो गतिविधि आप करना चाहते थे वो नहीं हुई है, आपने कैश निकलवाना था, डेबिट कार्ड डाला, एटीएम गए थे, कैश निकलवाना था, कार्ड डाला, अमाउंट डाला, पिन डाला, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तब हम कहते हैं एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शन वहां पर हुई ही नहीं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? पैसे का लेन देन, लेन देन हुआ ही नहीं, तो कहेंगे एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हुई, किसके द्वारा? एटीएम के द्वारा फेल हुई। या फिर कई बार लिखा जाता है नो कैश अवेलेबल, ये मैसेज भी लिखा जाता है कि बैंक जो एटीएम है उसमें कैश नहीं है, तो ये भी एक एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन का ही टाइप है कि जो कैश है वो एटीएम में नहीं है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए इनको 5 ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। जो आपकी लिमिट है बहुत सारे डेबिट कार्ड के ऊपर, बहुत सारे बैंक की लिमिट तो ये बहुत सारे बैंक के ऊपर ये जो है लिमिट लगाई गई है, तो ये लिमिट अगर आप ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी तो ये लिमिट वहां पर काउंट नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की कुछ टर्म्स। इसी तरह हम लोग अगली वीडियो में कुछ और टर्म्स लेकर आपके सामने आएंगे। आई होप ये टर्म्स आपको याद आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी, और जितना आसानी से पढ़ाया जा सकता था उससे और बेहतर तरीके से अगली बार आपके लिए कुछ और लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।